एक अपमान जिसने नंद वंश का अंत कर दिया, एक आग जिसने मौर्य साम्राज्य का उदय किया, और एक युद्ध जिसने एक क्रूर राजा को आत्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। जी हाँ, इतनी सी ही है मौर्य साम्राज्य की कहानी। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। इनको कई सारी उपाधियों से अलंकृत किया, जैसे भारत के मुक्तिदाता और सेंट्रोकोटस नाम की उपाधि भी इनको दी गई थी। भारत के मुक्तिदाता इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले भारत जब छोटे छोटे महाजनपद होते थे तो अलग अलग शासन प्रणाली में बटा हुआ था। कहीं राजतंत्र था, कहीं गणतंत्र था, अलग अलग जनपद हुआ करते थे। लेकिन मौर्य वंश के आने के बाद चंद्रगुप्त ने इन्हें एक छत्र के नीचे, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर बात करें दक्षिण भारत तक की, तो पूरे ही भारतीय क्षेत्र को इन्होंने एक साम्राज्य के अंदर पिरो दिया, एक साम्राज्य के अंदर। इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा, सेंट्रोकोटस नाम इनको ग्रीक लोगों ने दिया था, यानी यूनानियों ने दिया था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है वो यूनान तक था। उन्होंने विवाह संबंधों के द्वारा अपने शासन का विस्तार किया था। ठीक है, तो यूनानियों से उनके संबंध थे। तो सेंट्रोकोटस नाम यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, और इस नाम की पहचान की थी सर विलियम जॉन्स ने ये पहचाना था कि इतिहास में जो सेंट्रोकोटस नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं इनके गुरु पर। इनके गुरु और मार्गदर्शक जो थे वो चाणक्य थे। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य से व्यक्ति थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया किसने? चाणक्य ने। उन्होंने अपनी कूटनीति, अपने राजनीतिक कौशल से इन्हें सम्राट बनाया। ठीक है, इसीलिए इनको इनका गुरु और मार्गदर्शक भी माना जाता है। बात करें कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है उसके रचयिता कौन है, या किसने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में कूटनीति और राजनीति से संबंधित जो है बातें लिखी गई हैं। शासन प्रणाली के बारे में बताया है कि किस तरीके से एक कुशल राजा होना चाहिए, किस तरीके से शासन प्रणाली संभालनी होती है, कौन कौन से अंग होते हैं किसी भी शासन को संभालने के लिए। तो इस तरीके की अर्थशास्त्र में बातें लिखी गई हैं, जिसे आज भी राजनीति के लिए एक तरीके से गीता माना जाता है। ठीक है, बात कर ले सैन्य विजय की, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराकर इन्होंने सेल्यूकस निकेटर वाले जो क्षेत्र थे, यानी कि जिस पर सेल्यूकस निकेटर शासन करता था, वो क्षेत्र उन्हें अपने अधीन कर लिया। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? अब मन में ये विचार आना चाहिए कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का एक मंत्री था। उसने सिकंदर का एक मंत्री था जिसने जो ये सिंधु घाटी है, इसके दाईं ओर जिसका शासन था। ठीक है, क्योंकि सिकंदर ने कभी भारत भूमि पर पैर नहीं रखा था, तो इस क्षेत्र में सिकंदर का राज था। उसने अपने इस क्षेत्र को अपने मंत्रियों में बांट दिया था शासन करने के लिए। उन्हीं में से एक मंत्री था सेल्यूकस निकेटर, जिसके अंतर्गत काबुल, कांधार और हेरात वाले क्षेत्र आते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसके अधीन आने वाले क्षेत्रों को मगध साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में मिला दिया। बात करें साक्ष्यों की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से। मुद्रा राक्षस भी एक पुस्तक है, इसके राइटर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कौन है। और पुराणों से और जूनागढ़ अभिलेख से। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बताया गया है, यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। वहीं पुराणों की बात करें तो उसमें उनको शूद्र वर्ण का बताया है। जूनागढ़ अभिलेख में उन्हें वैश्य वर्ण का बताया है। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली की जो है बात की गई है। कैसी शासन प्रणाली थी, कैसी व्यवस्था थी, समाज में कैसी व्यवस्था थी, कौन कौन सी कुरीतियां थी, और दास प्रथा थी या नहीं थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो इंडिका में इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। और बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की बात की गई है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था।
लेकिन इसके बाद इसको फिर से विनिर्मित किसने किया? अशोक ने। यानी कि ये खराब हो गई थी, उसके बाद इसका दोबारा से निर्माण कराया अशोक ने, उसके बाद इसको फिर से ठीक करवाया रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन जो है उन्होंने ही जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था, और जूनागढ़ अभिलेख में ये सब लिखवाया था कि ये सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद उसका दोबारा से निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, और फिर उसको ठीक किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि इनको सेंड्रोकोटस की उपाधि से अलंकृत किया है किसने? सेंड्रोकोटस की उपाधि से अलंकृत किया है किसने? यूनानियों ने। इसके अलावा जो जो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है आपकी कौटिल्य ने। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से बन जाते हैं। या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या मार्गदर्शक का क्या नाम था? चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। या विष्णुगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त मौर्य से बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद शासन में आए बिंदुसार। बिंदुसार साम्राज्य के विस्तारक। इनको साम्राज्य का विस्तारक माना जाता है क्योंकि इनके कूटनीतिक संबंध जो थे वो सीरिया और मिस्र तक थे। ठीक है, इनको अमित्रघात की उपाधि दी गई थी, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा, और इन्हें अमित्रघात नाम यूनानियों ने दिया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है यूनान तक था, तो यूनानियों ने इनको ये नाम दिया था अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये एक आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे, ये एक आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन से धर्म के समर्थक थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के समर्थक थे। उन्होंने अपने दिन जो है कहाँ? अपने दिन आखिरी दिन श्रवणबेलगांव नामक एक स्थान पर व्यतीत किए। श्रवणबेलगांव। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के समर्थक थे और उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगांव नामक जगह पर जो है व्यतीत किए, जहां पर उन्होंने जैन धर्म की एक विधि है संलेगन विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। संलेगन विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। कहाँ किया? श्रवणबेलगांव में। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के उपासक थे? जैन धर्म के उपासक थे। और बिंदुसार कौन से धर्म के उपासक थे? तो आजीवक संप्रदाय के उपासक थे। ठीक है, बात करें इनकी कूटनीतिक संबंधों की, तो इनके कूटनीतिक संबंध यानी मैत्री संबंध जो थे, जो फ्रेंडशिप वाले संबंध होते हैं, वो कहाँ तक थे? सीरिया और इजिप्ट तक। इनके शासनकाल में, इनके दरबार में जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम, उसने अपना राजदूत भेजा था डाइमेकस नाम का। और वहीं इजिप्ट के जो शासक थे टॉलमी द्वितीय, उन्होंने अपना राजदूत भेजा था डायोनिसिस। इनके मैत्री संबंध जो है वो मिस्र और सीरिया तक फैले हुए थे, और यूनान के संबंध तो थे ही इनके साथ। चलिए आगे आए अशोक महान। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने आगे शासनकाल संभाला, जिनका शासन 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, इनको भी कई सारी उपाधियां प्राप्त थी, इनको भी कई सारी उपाधियों से अलंकृत किया। सबसे पहले इनको देवन प्रिय यानी कि देवों में प्रिय जो है इनको नाम दिया गया, यानी कि ये देवों के प्रिय राजा थे। इसके बाद पियदस भी इनका जो है उपनाम है। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि देवन नाम प्रिय या पियदिस जो है किसके उपनाम है। ठीक है, या अशोक के उपनाम कौन कौन से हैं, इस तरीके से आपको ऑप्शंस में पूछ लिए जाएंगे। तो अशोक जो है एक क्रूर राजा हुआ करते थे, मतलब अपनी क्रूरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन एक युद्ध जिसको कलिंग युद्ध कहा गया, जो इनके राज्याभिषेक के 8वें साल में हुआ था, इस युद्ध ने इनकी पूरी जो है जीवन को परिवर्तित कर दिया। 8वें वर्ष में जो ये युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध में, ये आज के वर्तमान के उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, और उसमें इतना ज्यादा रक्तपात हुआ था कि उन्होंने उस रक्तपात को देखकर क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया कि ये रक्तपात जो है इससे इनका आत्म परिवर्तन हुआ, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने अपने भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया, यानी कि जो युद्ध की ध्वनि थी उससे परिवर्तन करके उन्होंने किसमें अपने आप को परिवर्तित किया? धर्म की ध्वनि में परिवर्तन किया, यानी कि अहिंसा का मार्ग अपनाया।
और इस बात का जो है साक्ष्य कौन सी शिलालेख से मिलता है? इनके 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके शिलालेख और स्तंभलेख, गुहालेख के बारे में। तो इनके शिलालेखों की बात करें तो 14 भिन्न भिन्न लेखों का समूह मिलता है। ठीक है, और उन 14 लेखों में क्या है, भाषा कौन सी इस्तेमाल की है? भाषा इस्तेमाल की है उन्होंने प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा इस्तेमाल की है और उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। यानी कि भारत में जो भी इनके अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है और उसकी लिपि होती है ब्राह्मी। बात करें भारतीय क्षेत्र के, यानी कि जो भारतीय मेनलैंड है इसके बाहर की बात करें तो खरोष्टी लिपि में भी जो है ये अभिलेख मिले हैं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। अरमाइक भाषा में भी तक्षशिला से इनका एक शिलालेख मिला है। तो इन्होंने तीनों भाषा प्राकृत, खरोष्टी और अरमाइक, तीनों ही भाषाओं में इन्होंने अपने अभिलेख जो है लिखवाए थे। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1837 में जॉन प्रिंसेप ने की थी। मतलब इसकी खोज हो चुकी थी लेकिन पढ़े नहीं गए थे, लेकिन 1837 में जॉन प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था कि अशोक ने इन शिलालेखों पर, इन जो स्तंभ लेख हैं इन पर क्या क्या लिखा है। इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में की थी। बात करें महत्वपूर्ण स्थानों की तो 14 अलग अलग शिलालेख जो हैं वो मिले हैं। 14 अलग अलग शिलालेख, यानी कि पत्थरों पे जो बातें लिखी, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, और उस पे जो बातें लिख दी जाती हैं वो शिलालेख। तो 14 अलग अलग शिलालेख मिले हैं। जैसे कालची में मिला है, कालची कहाँ पर है आपका? देहरादून, उत्तराखंड। धौली जौगढ़ में मिला है, उड़ीसा में। मास्की और गुर्जरा यहाँ पर भी ये है आपके कर्नाटका में। सॉरी, मास्की जो है आपका वो है कर्नाटका में, और जो गुजरा है आपका वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं और इनके अलावा 2 क्षेत्र और हैं जो कि है नेटूर और उद्गोलन। ठीक है, नेटूर और उद्गोलन, मास्की और गुजरा, ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक को अशोक के नाम से उल्लेखित किया है। लेकिन बाकी जो शिलालेख हैं उनमें अशोक को अशोक नहीं, अलग अलग नामों से वर्णित किया है, जैसे पियदेस हो गए या देवम प्रिय हो गए। ठीक है, लेकिन ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर इनको अशोक के नाम से ही उल्लेखित किया है। मास्की, गुजरा, नेटूर और उद्गोलन। मास्की कर्नाटका में, गुजरा मध्य प्रदेश में और नेटूर और उद्गोलन फिर से कर्नाटका में। ठीक है, स्तंभ लेखों की बात करें तो स्तंभ लेख सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रुमनदेही में है। ये एक स्तंभ लेख है जिसमें कर में छूट का उल्लेख है, यानी कि उसके शासन में कभी किसी कर में छूट मिली होगी तो उसका उल्लेख उन्होंने स्तंभ पे किया है, और वो रुमनदेही से मिला है जो कि नेपाल तराई रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। बात करें दूसरे स्तंभ लेख की तो कौशाम्बी, एक स्तंभ लेख कौशाम्बी से मिला है जिसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें इनकी जो वाइफ थी कौरवकी का वर्णन है, तो इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें स्तंभ लेखों की तो ये नंबर्स में 7 हैं। ठीक है, कला और धर्म का प्रचार। मौर्य काल में एकाश्म पत्थर यूनानी एवं ईरानी कला से प्रभावित थे। देखिए जो इनका स्तंभ लेख है ना, जो इन्होंने आर्किटेक्चर जो इन्होंने चूज किया था वो यूनानी और ईरानी कला से प्रभावित है, क्योंकि इनके संबंध थे यूनान से और ईरान से भी। ठीक है, मैत्री संबंध थे ना इनके यूनान से और ईरान से, इसीलिए इन्होंने जो उनकी कला थी एकाश्म पत्थर मोनोलिथिक, तो वहां से उन्होंने ये प्रेरणा ली। तो एकाश्म पत्थर होता है कि एक पत्थर हो गया उसी पे कलाकारी करके एक पत्थर से ही इन्होंने जो है आर्किटेक्चर बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट है एकाश्म पत्थर, कि इनकी कला जो थी वो एकाश्म पत्थर पर बनती थी और यूनानी और ईरानी कला से प्रभावित थी। बात करें गुहा लेखों की तो बराबर गुहा जो बिहार में है वो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। आजीवक संप्रदाय, जो इनके पिता बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को ये बराबर जो गुहा है इसको दान किया था। ठीक है, ये हो गई गुहा की बात करें धम्म प्रचार की, क्योंकि अशोक ने अपनी नीति को बेरी घोष से धर्म घोष में परिवर्तित किया था। तो उनका कहना था कि ये धर्म की बातें जो हैं वो एक जगह तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसको अलग अलग क्षेत्रों में फैलना चाहिए, क्योंकि
उस समय मतलब राजा राज करते थे और अपने शासन का विस्तार करने के लिए युद्ध होते थे। तो अशोक ने सोचा कि ये जो भेरी घोष की नीति है ये अच्छी नहीं है, हमको इसको परिवर्तित करके धम्म घोष में परिवर्तन कर देना चाहिए, खून खराबा अच्छी बात नहीं होती। तो उन्होंने धम्म प्रचार के लिए अपने लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजना शुरू किया। जैसे श्रीलंका उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा, और अपने ही क्षेत्र में इस धम्म प्रचार के लिए उन्होंने एक व्यक्ति नियुक्त किया जिसको धम्म महामात्र कहा जाता था। यानी कि इन सब चीजों को देखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको धम्म महामात्र कहा जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो सके। नैतिक मूल्य मतलब अहिंसा, जो मोरल होते हैं समाज में रहने के, वो समाज में स्थापित हो सके, इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी को भी जो है काम पर रखा, जो जिसको नाम दिया गया धम्म महामात्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार कौटिल्य की। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र थी, उन्होंने उसमें राज्य को चलाने के लिए 7 अंग बताए। राज्य को चलाने के लिए कितने अंग बताए? 7 अंग बताए। ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो राज्य को चलाने के लिए उन्होंने 7 अंग बताए, जिनमें सबसे पहला होगा राजा। ठीक है, राजा, उसके बाद होगा आपका आमत्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यानी कि राज्य चलाने के लिए आपके पास ये 7 अंग अवश्य होने चाहिए, ये बहुत जरूरी हैं। यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें एक लीडर होना चाहिए जो उस राज्य को एक सही दिशा दिखा सके। ठीक है, सबसे पहले हो गया राज्य। उसके बाद एक अच्छा आमत्य यानी एक अच्छा मंत्री होना चाहिए जो राजा को निर्देश दे सके अच्छे बुरे का, या उसको गाइड कर सके। तीसरा जनपद, आपके पास टेरिटरी भी होनी चाहिए, बिना टेरिटरी के तो कोई राजा होगा नहीं। चौथा, उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास दुर्ग होना चाहिए। पांचवा, अब राज्य चलाना है तो आपके पास खजाना होना चाहिए, पैसे खर्च करने के लिए होने चाहिए, कई सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आता है आपका सेना, यानी कि अब आपके पास राज्य हो गया, लोग हो गए, टेरिटरी हो गई, खजाना हो गया, तो अब उसकी रक्षा के लिए आपके पास आर्मी भी होनी चाहिए। और उसके बाद आता है मित्र, यानी कि किसी विपत्ति के समय में आपके पास एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपका साथ दे। ठीक है, इसलिए मित्र को भी इन्होंने सप्तांग सिद्धांत में स्थान दिया है। तो ये 7 अंग जो हैं किसी भी शासन प्रणाली को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की। तो जैसा कि हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया, वो अशोक के शासनकाल तक कहाँ, अफगानिस्तान से पूरा नीचे दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो वहां तक विस्तार हो चुका था। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में स्वर्णगिरी, ये पथ पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में कभी कभी। उत्तर में यानी कि उत्तर पथ जो है ऐसे लिख के दे देंगे आपको, उत्तर पथ इधर लिख के दे देंगे, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। ठीक है, और इधर आपको इधर मैचिंग के लिए दे देंगे। ठीक है, आपको इसको मैच करना होगा। तो उत्तर पथ में उत्तर पथ तक्षशिला, दक्षिण पथ स्वर्णगिरी। बात करें अवंती राष्ट्र की, तो ये पश्चिमी बिंदु जो था, पश्चिमी बिंदु अवंती राष्ट्र उज्जैनी। मध्य में बात करें तो प्राची, कलिंग, ये इनके क्या थे, स्थानीय प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन जो थी इनकी ये थी। ये आपको मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए कि उत्तर पथ जो है वो तक्षशिला है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग तोसली, दक्षिण पथ स्वर्णगिरी। ठीक है, या ऐसे पूछ लेंगे कि दक्षिण पथ जो है वो क्या था, उत्तर पथ जो है वो क्या था मौर्य शासनकाल में। प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले जो बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था तीर्थ। ठीक है, अब अधिकारियों में बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन हम कुछ ही अधिकारी जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सन्निधाता जो था वो प्रमुख कोषाध्यक्ष था, यानी कि चीफ ट्रेजरर, जो सारे खजाने को देखता था। दूसरा है संहारता, राजस्व का महासंग्रहक, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था उसको कहा जाता था संहारता। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। रज्जुक न्याय एवं राजस्व अधिकारी, रज्जुक जो न्याय और राजस्व अधिकारी होता था उसको रज्जुक बोलते थे। गोप जो था वो अकाउंटेंट था, और शुल्काध्यक्ष व्यापार कर, यानी कि जो व्यापार से जो कर निकलता था उसका जो मेंटेनेंस करता था उसको बोलते थे शुल्काध्यक्ष। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये पता होने चाहिए, ये पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। बात करें मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन कैसा था। मेगास्थनीज की बुक क्या थी, मेगास्थनीज की किताब, हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी आपकी
इंडिका, इंडिका, ठीक है। तो उसने बताया था कि दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन थे, दो तरीके का प्रशासन था। कौन कौन सा? दो तरीके के प्रशासन में पहला प्रशासन था आपका नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में 6 समितियां थी, ठीक है, 6 समितियां थी, उसमें 5 सदस्य थे, यानी कि 6 समितियों में 5 जो है सदस्य थे। तो कुल सदस्य कितने हो गए? 30। यानी कि सिटी का जो प्रशासन था या नगर का जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए 30 लोग थे। वहीं सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन में भी 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। तो ओवरऑल कितने लोग हो गए? 30 लोग हो गए। यानी कि सैन्य प्रशासन को देखने के लिए भी 30 लोगों की एक टीम थी मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नगर प्रशासन में कितनी समितियां थी और उसमें टोटल कितने लोग थे। तो समितियां 6 थी और हर समिति में 5 सदस्य थे, यानी कि टोटल 30 लोग हो जाते हैं। इसके बाद सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन में भी 6 समितियां थी, जिसमें हर एक समिति में 5 लोग थे, यानी कि टोटल 30 लोग हो जाते हैं। इसके बाद न्याय प्रणाली और कराधान की बात करें तो न्याय प्रणाली भी 2 तरीके की थी। जैसे हमारे यहाँ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट है, ऐसे ही यहाँ पर भी था। दीवानी मामले जो है वो सिविल कोर्ट यानी धर्मस्थीय में देखे जाते थे, और फौजदारी मामले जो है या क्रिमिनल मामले जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में देखे जाते थे। उनको कंटक शोधन उस कोर्ट को क्या बोला जाता था? कंटक शोधन बोला जाता था। और न्यायाधीश को बोला जाता था प्रदेष्ठा। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? प्रदेष्ठा बोला जाता था, प्रदेष्ठ बोला जाता था, ठीक है। कर व्यवस्था की बात करें तो कर व्यवस्था में आपकी कर जो है उसको कहा जाता था भोग, या भाग भी कहा जाता है। भोग या भाग जो है उसको कहा जाता था, जो एक भू राजस्व था, यानी कि लैंड टैक्स था, जो किसान देते थे। किसान अपने जमीन पर टैक्स देते थे, जिसको भोग बोला जाता था। और उस टैक्स की कीमत क्या थी कि वो 1/6 या 1/4 भाग था, ठीक है। 1/6 या 1/4 अपने किसानी का 1/6 या 1/4 भाग वो राजा को जो है कर में देते थे, ठीक है। सामाजिक संरचना एक तुलना कर लेते हैं। भारतीय स्रोत के अनुसार जो सामाजिक संरचना थी उसमें 4 वर्ण होते थे, जो हम वैदिक काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। वहीं मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार देखें तो समाज में 7 वर्ग थे, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद थे, ठीक है। 7 जो है वर्ग थे। याद रखना है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कितने वर्ग बताए हैं? तो 7 वर्ग बताए हैं, ठीक है। दास प्रथा के बारे में इंडिका में नहीं बताया गया है। और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें अलग अलग पदों पर नौकरी करने का अधिकार था, मतलब उन्हें नियुक्ति दी जाती थी। और विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे उस समय समाज में, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई। अब देख लेते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का, जिसने अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया, उसका पतन कैसे हुआ। तो पतन के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर थे। यानी कि अभी तक जितने भी राजा हुए, चाहे जितने भी शासक हुए, वो बहुत ज्यादा प्रतापी, महत्वाकांक्षी और बहुत ज्यादा मतलब बहादुर थे। इतने सारे युद्ध उन्होंने लड़े। लेकिन अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुआ वो बहुत ज्यादा कमजोर था, यानी कि शासन प्रणाली संभालने के काबिल नहीं था। दूसरा, आर्थिक संकट बहुत ज्यादा आ गया था, क्योंकि अत्यधिक दान होने लगा और सेना का खर्च भी राजकोषिक उसको जो उनका खजाना था उसको खाली हो गया, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा दान हो रहा था। और फिर सेना रखी थी तो सेना में भी उतना ज्यादा खर्च होता ही है, खाना पीना, उनकी ट्रेनिंग, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पैसा जाता था। अहिंसक एवं न्यायप्रिय नीति, उससे क्या हुआ? देखो, अशोक ने अहिंसक नीति अपनाई, जिससे क्या हुआ? सेना में शिथिलता आ गई, क्योंकि कहा जाता है कि अपने हथियार को जितना उसको यूज में रखोगे वो उतना धारदार रहेगा। लेकिन अहिंसा की नीति अपनाने के बाद सेना में जो थी शिथिलता आ गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? सेना बेकार हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक पतन का कारण माना जाता है, ठीक है। और दूसरी, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को कई जगहों पर जो है निम्न कुल का कहा गया है। तो जो उच्च कुल के व्यक्ति थे वो इस बात के लिए मतलब बहुत ज्यादा वो करते थे, आनाकानी होती थी कि उस समय में उतना निम्न कुल का व्यक्ति जो है वो राज्य संभाल रहा है, तो इस तरीके की बातें होती थी। तो अंतिम शासक जो रहा वृहदत्त रहा, जिसका शासन 185 ईसा पूर्व में था।
जिसको सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इसके बाद शुंग जो है शुंग वंश का आरंभ हुआ, शुंग वंश का आरंभ हुआ, ठीक है, शुंग वंश का आरंभ हुआ। तो अंत में हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रथम एकीकरण, राजनीतिक एकता जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या मौर्य साम्राज्य ने बनाई, क्योंकि पूरे देश को एक छत्र के नीचे, एक साम्राज्य के नीचे लाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, मौर्य वंश को जाता है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो अर्थशास्त्र के आने के बाद सदियों तक शासन को निर्देशित करने वाला एक पुस्तक या एक मतलब एक तरीके से एक रूल बुक मिल गई, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव, बौद्ध धर्म का एशिया में प्रसार एवं पत्थर की वास्तुकला। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म नीति चलाई गई थी, उससे बौद्ध धर्म का एशिया में बहुत सारे क्षेत्रों तक विस्तार हुआ और ईरानी और यूनानी जो कला थी वो हमारे भारत में आई और पत्थर की वास्तुकला भी पहली बार भारत में आई, ठीक है। नैतिक राज्य धर्म द्वारा लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा, यानी कि धर्म के द्वारा लोगों को कल्याण करने की नीति के बारे में बताया गया कि जो ये युद्ध है, रक्तपात है, इससे कुछ नहीं होता, हमको समाज की कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य काल आपका समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की लगी है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियो के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, उनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। आप साथ साथ आंसर करते रहेंगे तो आपकी ही प्रैक्टिस जो है मजबूत बनी रहेगी, अध्ययन आपका रिवीजन बार बार होता रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगला टॉपिक अगले दिन। चलिए, थैंक यू।